हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। ये देश की डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशली। HAL के कस्टमर्स में न सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस बल्कि DRDO, इसरो, इंडियन कोस्ट गार्ड, मॉरिशस पुलिस के साथ दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक बोइंग और एयरबस भी आते हैं। HAL तेजस देश का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट इन्होंने ही बनाया था। इसके अलावा HAL प्रचंड दुनिया का हाईएस्ट फ्लाइट सीलिंग वाला अटैक हेलीकॉप्टर है और लक्ष्य स्पेशलाइज्ड टारगेट ड्रोन ये भी इन्होंने ही बनाए हैं। इसरो के रॉकेट इंजन्स CE 7.5 और CE 20 को भी इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, जिसकी वजह से हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाते हैं चीपली। इसको 1940 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि आज दुनिया के टॉप 50 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स में शामिल है और इसका रेवेन्यू था 28,600 करोड़ रुपए। अपने 84 इयर्स की हिस्ट्री में इसने बहुत कुछ अचीव किया है, जिसकी शुरुआत बहुत हम्बल तरीके से हुई थी। 1939 में एक US एयरक्राफ्ट कंपनी से मुलाकात के बाद इंडियन बिजनेसमैन वॉलचंद हीराचंद दोशी ने सोचा कि इंडिया में भी प्लेन्स बनाने और रिपेयर करने का काम शुरू होना चाहिए। उस वक्त देश में ऐसी कोई एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी, इसलिए 23 दिसंबर 1940 को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड एस्टैब्लिश की उन्होंने बेंगलुरु में 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके। तब बैंगलोर मैसूर ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट के अंदर आता था, जिसके दीवान मोहम्मद इस्माइल ने इस कंपनी को एक्टिवली सपोर्ट किया और महाराजा जया चामाराजेंद्र वडियार को भी कन्विंस किया इसके लिए। बाद में मैसूर स्टेट ने कंपनी का 1/3 स्टेक भी खरीदा। स्टेट ने इनको एयरफील्ड बनाने के लिए 200 एकड़ की जमीन भी ऑफर की। ये एयरफील्ड आज भी इनका हिस्सा है। कंपनी के लिए इक्विपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन बिजनेसमैन विलियम डगलस पॉली ने सेटअप किया। उन्होंने बड़ी क्वांटिटीज में इक्विपमेंट्स USA से खरीदे और यहाँ इंपोर्ट किए। कंपनी का ऑफिस पास के डोमलूर रोड पर रखा गया और अप्रैल 1941 में मैसूर स्टेट ने कंपनी में 25 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए। ये डिसीजन तब चल रहे वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश और एलाइड फोर्सेस को एशिया में मिलिट्री सप्लाईज को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए लिया गया था। अगले साल 1942 में USA की इंटरकॉन्टिनेंटल एयरक्राफ्ट कंपनी, जिसमें विलियम पॉली काम करते थे पहले, साथ में मिलकर HAL में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू की और ये पहला एयरक्राफ्ट बनाया हार्लो PC-5 ट्रेनर नाम से। इसे बनाने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल एयरक्राफ्ट कंपनी ने पार्ट सप्लाई किए थे और 50 एयरक्राफ्ट असेंबल किए HAL ने, जिसे तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करने लगी। जब जापानीज एयरफोर्स ने USA के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तब USA ने वॉर में एंट्री की और साउथ ईस्ट एशिया में जापानीज टेरिटरी पर अपनी मिलिट्री भेजनी शुरू की। एलाइज के एयर ऑपरेशंस ईस्टर्न एशिया और इंडो चाइना रीजन में काफी तेजी से बढ़ रहे थे। इसके लिए इंडिया के कई एयरपोर्ट्स को पूरी तरह से वॉर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी वजह से 2 अप्रैल 1942 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने कंपनी को नेशनलाइज कर दिया और वॉलचंद दोशी के स्टेक्स को खरीद लिया। मैसूर स्टेट ने अपने स्टेक्स को नहीं बेचा, लेकिन पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दिया। अगले साल 1943 में इस फैक्ट्री को यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया सरकार ने, लेकिन हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के मैनेजर्स अभी भी अपनी पोस्ट पर बने रहे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने एयरक्राफ्ट के लिए मेंटेनेंस फैसिलिटी चाहिए थी, जो वो खुद कंट्रोल करना चाहते थे। फिर फैक्ट्री को तेजी से एक्सपैंड किया और जल्द ही ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट को रिपेयर और ओवरऑल करने का एक मेजर सेंटर बन गया। इसे नाम दिया 84th एयर डिपो। ओवरऑल होने वाला यहाँ पहला एयरक्राफ्ट था कंसोलिडेटेड मॉडल 28 कैटलिना, जिसके बाद इंडिया और ब्रिटिश कंट्रोल्ड बर्मा में ऑपरेट होने वाले हर एक टाइप का एयरक्राफ्ट यहाँ ओवरऑल किया जाने लगा। फाइनली वॉर खत्म हुआ 1945 में एलाइज की विक्ट्री के साथ और धीरे धीरे सारे मेजर मिलिट्री एयरपोर्ट्स को फिर से कमर्शियल में कन्वर्ट किया जाने लगा। ब्रिटिश इंडिया के दौरान कई इंडियंस ने इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए थे और इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए इंडियन इंडिपेंडेंस काफी नहीं था। वो इंडिया को सेल्फ रिलायंट भी देखना चाहते थे। इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स और कुछ प्रिंसी स्टेट्स के विजनरी लीडर्स की वजह से इंडिपेंडेंस के बाद देश में इंडस्ट्रियल बेस एस्टैब्लिश हो पाया। इसी दौरान कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज भी एस्टैब्लिश की गई थी। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सिंधिया शिपयार्ड जो बाद में बनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी और ऐसी और कुछ कंपनीज। ब्रिटिश कंपनीज से कम्पीट करने और कुछ केसेस में तो फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को सप्रेस और अपोज किया। VO चिदम्बरम पिल्लई की एस्टैब्लिश स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को सिर्फ 5 साल के ऑपरेशंस के बाद ही 1911 में इसको बंद करना पड़ा। इसके रीजन थे ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की मोनोपोली को होने वाला खतरा और VO चिदम्बरम का फ्रीडम फाइटर बिपिन चंद्र पाल का जेल से रिलीज सेलिब्रेट करना। दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर सेमी ऑटोनोमस किंगडम्स थे, उनमें से कुछ स्टेट्स इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस में अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन देने लगी। क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते थे डायरेक्टली, उन्होंने अपना ध्यान पब्लिक डेवलपमेंट वर्क्स में दिया। मैसूर स्टेट इन प्रिंसली स्टेट्स में से ही एक थी, जिसकी वजह से HAL को एस्टैब्लिश होने में इतनी मदद मिली। मैसूर किंगडम ने कई ऐसे काम किए अपने रीजन में जो आज सदर्न कर्नाटका का पार्ट है, कि आज भी इनका इम्पैक्ट दिखता है बेंगलुरु, मैसूर और इनके आसपास के एरियाज में। इसका एक एग्जाम्पल है कावेरी नदी पर शिवानासमुद्र डैम बनवाना 1902 में। इससे
इससे जनरेट होने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बेंगलुरु की स्ट्रीट लाइट्स जल पाई अगस्त 1905 में, जिससे ये एशिया के सबसे पहले इलेक्ट्रीफाई होने वाले शहरों में से एक बन गया। ये भी डिबेट किया जा सकता है कि इनकी डेवलपमेंट्स और इनोवेटिव कल्चर बनाने से आज बेंगलुरु आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के लिए एक प्राइम लोकेशन बन पाया है। मैसूर स्टेट ने अपनी अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन का फायदा उठाते हुए नई कंपनीज को एंकरेज किया और कई केसेस में तो खुद बनाया और डायरेक्टली इन्वेस्ट भी किया, जैसे मैसूर सैंडल सोप कंपनी और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद एचएएल कंपनी और इसकी फैसिलिटीज इंडियन गवर्नमेंट को मिल गई और फिर यहाँ उन्होंने डिफेंस एक्टिविटीज शुरू कर दी। ऑफिशियली तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल 1951 को दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मगर वो इसका काम पहले से ही कर रहे थे, बस इनडायरेक्टली। 2 साल बाद ही इसके फाउंडर वॉलचंद हीराचंद दोषी का भी देहांत हो गया। उनका योगदान भी बहुत बड़ा रहा है, ना सिर्फ इसमें बल्कि कई और इंडस्ट्रीज में भी। ब्रिटिश राज के समय वो एक एम्बिशियस बिजनेसमैन रहे थे, जिनका सबसे बड़ा कस्टमर कोई और नहीं बल्कि खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। मगर इसके बावजूद वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे और उनके कई प्रोजेक्ट तो फ्रीडम फाइटर्स ने भी लॉन्च किए थे। वॉलचंद दोषी ने एक कंस्ट्रक्शन फर्म की भी शुरुआत की थी 1903 में एक रेलवे क्लर्क लक्ष्मण राव बलवंत फाटक के साथ। इसका नाम दिया गया वॉलचंद फाटक, जो बाद में प्रीमियर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बन गई। इसमें ये रेलवे और गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, जो कि कुछ साल तो सही चला, लेकिन 1915 में फाटक ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी जब कंपनी माइनिंग सेक्टर में उतरने लगी। उनके अकॉर्डिंग कंपनी कुछ ज्यादा ही डाइवर्सिफाई हो रही थी। 1920 में ये टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जिसके बड़े साइज से इन्हें ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। मुंबई पुणे भोरघाट टनल्स, तांसा डैम वाटर सप्लाई पाइप्स और बारसी लाइट रेलवे ट्रैक्स, इन सब प्रोजेक्ट्स को वॉलचंद ने ही ओवरसी किया, जिससे उनको बहुत इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मिला। इसके अलावा उन्होंने 1908 में वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज को भी स्टैब्लिश किया, जिसकी शुरुआत लार्ज स्केल शुगर फार्मिंग के रूप में हुई, पर बाद में शुगर रिफाइंड स्पिरिट्स, शुगर मशीनरी, प्लास्टिक गुड्स, सीमेंट और पेपर भी मैन्युफैक्चर करने लगे। ये कंपनी अभी भी चल रही है, जो आज देश के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के लिए कंपोनेंट सप्लाई करती है। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में इनके योगदान की वजह से इनको यूएसए की गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी कर दिया था 1998 से 2001 तक, जिसके बाद सैंक्शंस हटा दिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद वॉलचंद ने एक एसएस लॉयल्टी नाम का स्टीमर खरीदा ग्वालियर प्रिंसली स्टेट से और द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की। वॉलचंद के फ्रेंड और बिजनेसमैन नरोत्तम मुखर्जी इसके मेजर फाइनेंसर बने। ऐसे ही और भी कई पॉपुलर कंपनी में वॉलचंद का बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसे प्रीमियर ऑटोमोबाइल, जिसने प्रीमियर पद्मिनी गाड़ियां बनाई, ओरिएंटल इंश्योरेंस और मैसूर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। आज उनके ग्रुप में लगभग 14 कंपनीज चल रही हैं अलग अलग सेक्टर्स में। अब एचएएल पर वापस आते हैं। इन्होंने 1957 में ब्रिस्टल सिडली ऑर्फियस जेट इंजन्स की लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग शुरू की बेंगलुरु में बनी नई फैक्ट्री में। इससे हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट को जेट इंजन मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस भी मिला। 1960 में एरो इंजन्स रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर को एस्टैब्लिश किया गया, जिसे बाद में एचएएल ने इनहेरिट किया। 1960 में आईएएफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो कानपुर में एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें तब HS-748 एयरक्राफ्ट की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होती थी। 3 साल बाद 1963 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक होली ओन्ड सब्सिडियरी के रूप में एस्टैब्लिश किया एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को। इसमें MiG-21 फाइटर जेट्स की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। फिर कानपुर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो को AIL के अंडर ट्रांसफर कर दिया गया। इनका पोटेंशियल देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 1964 को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड दोनों को मर्ज कर दिया और एक नई एंटिटी बनाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम से। पुरानी दोनों कंपनीज के सारे प्रोजेक्ट्स अब नई एचएएल के अंडर आ गए। आज एचएएल के 11 डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं देश भर में और 21 मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स भी हैं। धीरे धीरे ये सब कुछ बनाने लग गए, जैसे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन्स, मरीन गैस टर्बाइन इंजन्स और एवियोनिक्स। इसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट ओवरहॉलिंग का काम भी होता है। एचएएल ने अपनी शुरुआत लाइसेंस प्रोडक्शन से की थी, जिसका मतलब होता है दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करना। ऐसा करने से उनकी R&D कॉस्ट बच जाती है, जो कि इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस के लिए इतने पैसे खर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ एयरक्राफ्ट जो इन्होंने बनाए हैं वो हैं हॉकर सिडली HS-748 ट्रांसपोर्टर, डॉर्नियर 228 ट्रांसपोर्टर, फॉलन नैट फाइटर, MiG-21 फाइटर, MiG-27 ग्राउंड अटैकर और सुखोई 30 MKI फाइटर। इसमें एचएएल चेतक भी आता है, जो एक मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जिसे ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट, कैजुअलिटी, इवैक्यूएशन और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 210 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से उड़ सकता है, 3 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकता है और इसकी रेंज है 540 किलोमीटर। 2 लोग फ्लाई करते हैं इसे और मैक्सिमम 5 पैसेंजर्स या 1100 किलो का कार्गो ये ले जा सकता है एक बार में। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल एयर आर्म, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एविएशन आर्मी कोर के साथ इसे सूरीनाम एयरफोर्स और नामीबियन एयरफोर्स भी यूज करती हैं। इसके अलावा इंडिया ने 1974 में नेपाल को कुछ सेकंड हैंड चेतक्स डोनेट किए थे। ये एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट कंपनी सुड एविएशन का अलवेट 3 था, जिसे मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस एचएएल को मिला 1962 में। जल्दी इसे इंडिया में असेंबल किया जाने लगा चेतक नाम से। ये सियाचिन ग्लेशियर पे उतरने वाला पहला हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर बना इंडिया का 6 अक्टूबर 1978 को। इसमें 2 घायल इंडियन सोल्जर्स को बेस कैंप तक इवैक्यूएट किया गया था। ये सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के अटेम्प्ट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। 1947 से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। फिर 1961 से चाइना के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए लद्दाख को लेकर। 2 जगहों का काफी बड़ा हिस्सा खो देने के बाद इंडिया को ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस होने लगी जो हिमालय में सोल्जर्स और सप्लाई को ले जा सके। नेपाल पूरी तरह से हिमालय पर बसा होने के कारण सिविलियन और मिलिट्री एयर ट्रैवल दोनों के लिए बिल्कुल ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स की नीड महसूस करता था। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का काम सुड एविएशन को दिया गया, उनके चेतक बनाने के एक्सपीरियंस को देखते हुए। इसका नतीजा था SA-315B लामा, जो 5 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक उड़ सकता है और साथ ही 1135 kg कार्गो अपने नीचे लटका कर भी उड़ सकता है, जो चेतक की कैपेसिटी से ज्यादा है। मार्च 1969 को इसने पहली उड़ान भरी, जिसके बाद हिमालय में इसने कई फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशंस भी दी, एक बार तो 7.5 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़कर। अक्टूबर 1972 में HAL ने इसे पहली बार असेंबल किया चीता नाम से। अगले साल से इसकी डिलीवरी शुरू हो गई और HAL ने नए एडिशंस भी किए इसमें, जैसे इंजन्स और आर्म्ड वर्जन्स बनाने में। लाइसेंस प्रोडक्शन के बाद कंपनीज यूजुअली कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट करती हैं, यानी दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा उठाते हुए HAL ने भी ऐसा ही किया। इनकी कोलैबोरेशंस ज्यादातर सोवियत यूनियन और फ्रांस के साथ ही होती थी। सोवियत यूनियन के साथ मोस्टली फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस किए गए और फ्रांस के साथ मोस्टली ट्रांसपोर्ट और अटैक हेलीकॉप्टर्स। USSR का MiG-21 एक सुपरसोनिक जेट फाइटर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है जो मार्क 2 की स्पीड से उड़ सकता है, यानी साउंड की स्पीड से 2 गुना तेज। इसे लगभग 60 देशों में इस्तेमाल किया जाता है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। 1966 से 72 के बीच HAL ने 250 MiG-21 FL वेरिएंट्स को मैन्युफैक्चर किया, जिनको लगभग पूरी तरह इंडियन कंपोनेंट से बनाया गया। इसे बाद में इंडियन एयरफोर्स को भी डिलीवर किया गया, जिसमें से आज 54 MiG-21 वेरिएंट्स सर्विस में हैं, जो कि 2025 तक रिटायर करने का प्लान है उनका। सुखोई 30 MKI सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का। ये एक हैवी फाइटर है जो एयरफोर्स में सबसे ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है और सबसे ज्यादा रेंज भी रखता है। ब्राह्मोस A मिसाइल को सिर्फ सुखोई 30 MKI कैरी कर सकता है, क्योंकि ये मिसाइल दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए काफी बड़ी है। सी लेवल पर ये 1350 किलोमीटर पर आवर और हाई ऑल्टीट्यूड पर 2120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। काफी मनूवरेबल भी है, जिससे ये पुगाचेव्स कोबरा और फ्रोलोव चक्रा भी कर सकता है, जो हर एयरक्राफ्ट के बस की नहीं है। ये दोनों मैनूवर्स किसी क्लोज रेंज एरियल कॉम्बैट के समय पीछा करने वाले प्लेन को अपने से आगे निकल जाने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके बाद उस पर मिसाइल दागे जा सकते हैं पीछे से। 1995 में रशिया की सुखोई कॉर्पोरेशन ने 30K को डिजाइन किया था। अगले साल 1996 में इंडिया ने $1.46 बिलियन की डील में 50 प्लेन्स खरीदे। फिर 2000 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इंडिया में 140 अपग्रेडेड सुखोई 30 MKIs को प्रोड्यूस करने का एग्रीमेंट हुआ। HAL ने इसे मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और 2020 तक 272 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर फुलफिल हो गया, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बढ़ती मेंटेनेंस कॉस्ट के चलते और ऑर्डर्स नहीं दिए। इन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के अलावा HAL इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स में भी काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और DRDO के साथ। DRDO जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो मोस्टली एयरक्राफ्ट के लिए मिसाइल्स, रेडार्स, एवियोनिक्स और ड्रोन्स डेवलप करती है। HAL दूसरी तरफ ह्यूमन पायलटेड एयरक्राफ्ट को डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। इंडिजिनस डेवलपमेंट की स्टार्टिंग उन्होंने की बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाने से। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट पायलट को स्किल सिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। HAL HT-2 एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जिसे 1951 में बनाया गया। ये इंडिया में डिजाइन और डेवलप किया जाने वाला पहला एयरक्राफ्ट था। डॉक्टर विष्णु माधव गाडगे की लीडरशिप में ये डिजाइन और प्रोड्यूस हुए थे और आज तक 150 से ज्यादा मैन्युफैक्चर भी किए गए। HT-2 के बाद HAL ने एक फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का सोचा। इसकी पहली कोशिश का नतीजा था HF-24 मारुत। मारुत को जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर और पायलट कर्ट वॉल्डेमार टैंक ने डिजाइन किया था, जो पहले नाजी जर्मनी के लिए भी कुछ प्लेन्स डिजाइन कर चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो अर्जेंटीना में चले गए, लेकिन 1955 में उनके प्रेसिडेंट जुआन पेरोन की सरकार गिरने से इनका प्रोजेक्ट बंद हो गया और कर्ट टैंक इंडिया में आ गए। फिर बाद में HAL ज्वाइन किया उन्होंने। 1956 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका एम था सुपरसोनिक जेट बनाना, लेकिन मैन्युफैक्चर के बाद इंजन की पावर उम्मीद से कम थी, जिससे वो मैक्सिमम मार्क 0.92 तक की स्पीड तक ही उड़ सकते थे, जो कि कम है सुपरसोनिक से। IAF ने इन्हें कमीशन किया कि फ्यूचर में बेहतर इंजन से स्पीड बढ़ाई जा सकेगी, लेकिन 1974 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से USA ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए, जिसके बाद HAL को बेटर इंजन नहीं मिल पाए और फाइनली 1990 में IAF ने मारुत को रिटायर कर दिया और इंडिया का पहला इंडिजिनस फाइटर प्रोजेक्ट का अंत हो गया।
इसके बाद गवर्नमेंट ने एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रोग्राम स्टार्ट किया 1983 में, ताकि पुराने होते जा रहे MiG-21 को रिप्लेस किया जा सके। फ्रांस के दसॉल ब्रूगे एविएशन के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया गया और इसके कंट्रोल सिस्टम डेवलप किए जाने लगे इंडिया में। 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद फिर से सैंक्शंस लग गए और इसमें भी डिलेज देखने को मिले। बाद में इसका नाम चेंज करके तेजस रख दिया गया। 2003 में इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ाया और इसके साथ ही तेजस पहली बार सुपरसोनिक हुआ। इससे ये इंडिया का पहला इंडिजिनस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना और अभी ये दुनिया का स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है। कम कॉस्ट और कम फ्यूल कंजम्पशन से ये काफी यूजफुल है एयरफोर्स के लिए। 2220 किलोमीटर/आवर की स्पीड से और 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई के साथ उड़ सकता है ये। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने 20 तेजस का पहला ऑर्डर दिया, 4 ट्विन सीट ट्रेनर्स और 16 सिंगल सीट फाइटर्स। आज टोटल 51 तेजस के अलग अलग वर्जन्स बनाए जा चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स ने 123 का ऑर्डर दिया हुआ है। 1999 में कारगिल वॉर के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक हाई ऑल्टीट्यूड अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई। HAL चीता का एक वेरिएशन लैंसर तो मौजूद था उनके पास, जो हाई ऑल्टीट्यूड भी जा सकता था मगर ज्यादा वेपन्स नहीं कैरी कर सकता था, सिर्फ एक इंजन होने की वजह से। इसके अलावा चीता और चेतक भी अब पुराने होने लगे थे और उन्हें रिप्लेसमेंट्स की जरूरत जल्द पड़ने वाली थी। इसीलिए HAL ने रुद्र और प्रचंड प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट साथ में स्टार्ट किया। रुद्र HAL ध्रुव का आर्म्ड वर्जन है जिससे सस्ते में और जल्दी बनाया जा सके, और प्रचंड ज्यादा एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर है जो ज्यादा वेपन्स भी ले जा सकता है। प्रचंड दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला अटैक हेलीकॉप्टर बन गया 6.5 किलोमीटर हाइट तक। टेस्ट्स के दौरान ये सियाचिन में लैंड करने वाला पहला अटैक हेलीकॉप्टर भी बना। ये इंडिजिनसली डिजाइन और प्रोड्यूस हुआ था। 2012 में रुद्र का प्रोडक्शन शुरू हुआ और IAF से पहले ऑर्डर्स मिल गए और अगले साल तक डिलीवरीज भी शुरू हो गई। प्रचंड में कुछ डिलेज की वजह से उसे 2020 में ही प्रोड्यूस किया जाने लगा और 2022 में डेडिकेटेड असेंबली लाइन खुलने से कुछ हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डिलीवर किए गए। हेलीकॉप्टर्स के अलावा HAL और DRDO ने मिलकर ड्रोन्स भी बनाए हैं, जैसे लक्ष्य। इसे एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया, जिससे वो एनिमीज को शूट करके मार गिराए। DRDO ने लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट PTA को डेवलप किया, जिसे HAL ने मैन्युफैक्चर किया। 1985 में इसके पहले प्रोटोटाइप्स के फ्लाइट ट्रायल्स शुरू हुए, जो कि काफी रिगरस थे। ये ट्रायल्स 10 साल तक चलते रहे, फिर कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद इसे फाइनली डिलीवर किया जाने लगा IAF को 1998 में। अभी तक HAL 30 लक्ष्य ड्रोन्स बना चुकी है, जिसमें से IAF 15, इंडियन नेवी 5 और DRDO 10 ड्रोन्स यूज करते हैं। वैसे तो इंडिया इन कुछ एयरक्राफ्ट्स को बनाने में सफल रही है, लेकिन इससे डिजाइन, मैन्युफैक्चर और डिलीवर करने से लेके आगे फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए कई इश्यूज और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कई रीजंस हैं इसके पीछे, जैसे इंटरनल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल विल ना होना, फंडिंग की दिक्कत और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो पाना। इंडिया अभी भी कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे जेट इंजन्स, एवियोनिक्स, सेंसर्स वगैरह को पूरी तरह मैन्युफैक्चर नहीं करता है। R&D की फंडिंग भी काफी कम है, जिसके चलते HAL को फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इससे कॉस्ट बढ़ जाती है और डिलेज भी देखने को मिलते हैं जब पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। कई बार HAL के कुछ प्रोडक्ट्स में क्वालिटी भी कम रह जाती है या फॉरेन कंपोनेंट से इंटीग्रेट करने में दिक्कत आती है, जिससे HAL के बनाए एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो जाते हैं। जैसे MiG-21, इनके केस में मल्टीपल इश्यूज देखने को मिलते हैं। ये अपने टाइम का एडवांस फाइटर था, लेकिन अब काफी पुराना हो चुका है। IAF इसे पिछले 60 सालों से इस्तेमाल कर रही है और अब इनको मैन्युफैक्चर भी नहीं किया जाता। पुराने होने से और पार्ट्स ना मिलने की वजह से इनमें ज्यादा क्रैशेस देखने को मिलते हैं। 60 सालों में 400 MiG-21 क्रैश हो चुके हैं, जिनमें 200 पायलट्स और 60 सिविलियंस ने अपनी जानें गंवाई। इन 400 में से आधे HAL ने बनाए थे। तेजस की प्रोडक्शन 2015 में शुरू हुई थी इन्हें रिप्लेस करने के लिए, और आज तक कोई क्रैश ना होने की वजह से इसे काफी सेफ माना जाता था। लेकिन मार्च 2024 में इसके पहले क्रैश से इसकी सेफ्टी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। HAL के बनाए 335 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में से 20 क्रैश हो चुके हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर में एक क्रैश के बाद इंडियन आर्मी ने अपनी पूरी ध्रुव फ्लीट को उड़ाना बंद कर दिया। इन्हीं रीजंस की वजह से HAL कई कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशली फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स खो चुका है। 2023 में मलेशियन गवर्नमेंट ने HAL की जगह कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री से 18 फाइटर जेट्स खरीदे $920 मिलियन में। इसीलिए HAL को अपने सप्लाइड पार्ट्स और ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा HAL के काम करने के तरीके में भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। जैसे उनका स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है कि ऑर्डर्स आने के बाद ही वो एयरक्राफ्ट को डिजाइन करना शुरू करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। लेकिन डिजाइन फेज में इतना टाइम लग जाता है कि तब तक या तो आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं या फिर कोई नई बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसके चलते डिजाइन में चेंजेस करने पड़ते हैं। इससे काफी डिलेज देखने को मिलते हैं उनके प्रोडक्ट्स में। 2023 में HAL के चीफ ने ये माना और नई अप्रोच फॉलो करने के बारे में भी बताया, जिसमें अब HAL को खुद से नए प्रोडक्ट्स एंटिसिपेट करने पड़ेंगे, बेहतर रिसर्च करके, और उनको पहले से ही डिजाइन कर लिया जाएगा। अगर आर्म्ड फोर्सेस को उसकी जरूरत ना भी पड़े तो दूसरी एजेंसीज जैसे कोस्ट गार्ड, बॉर्डर पुलिस और फॉरेन कस्टमर्स के लिए उन्हें
मॉडिफाई किया जा सकेगा इजीली। इसके साथ ही HAL अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को अपग्रेड भी करेगा स्पीड और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इन इश्यूज के अलावा सेल्फ रिलायंस पर ध्यान देते हुए HAL आर्म फोर्सेस के लिए नए एयरक्राफ्ट और इंजन डेवलप करेगा। DRDO का इसमें अहम रोल होगा, स्पेशली UAVs के लिए। फाइटर्स के केस में HAL का प्लान है तेजस पर बेस्ड नए फाइटर्स बनाना, जैसे तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TDBF। तेजस मार्क 2 ज्यादा लंबा होगा पावरफुल इंजन के साथ, ताकि ज्यादा फ्यूल और वेपन्स कैरी कर सके। TDBF में 2 इंजन होंगे उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, और इसे प्राइमरीली नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है। प्लान है कि MiG-29 नेवल फाइटर्स को भी रिप्लेस कर पाएगा ये। एक सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर भी बनाया जाएगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA नाम से। स्टेल्थ फाइटर्स अपनी शेप और एक्सटर्नल कोटिंग्स की मदद से रडार में इजीली डिटेक्ट नहीं होते। 2010 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और 2023 में जाके इसका डिजाइन पूरा हुआ। इसी साल 2024 में इसे बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और पहली फ्लाइट 2032 में होगी, ऐसा प्लान है। हेलीकॉप्टर्स के केस में HAL ध्रुव से डिराइव किया गया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH और लाइट ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर LOH बनाया जाएगा सिविलियन और मिलिट्री दोनों के लिए। LUH चेतक और चीता को रिप्लेस करेगा और 6.5 किलोमीटर तक की हाइट तक उड़ पाएगा, जो चीता की 5 किलोमीटर हाइट से ज्यादा होगा। ड्रोन के मामले में एक प्रोजेक्ट है जिसे HAL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज साथ में डेवलप कर रहे हैं, नेवल रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल NRUAV नाम से। ये एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर होगा जो नेवी शिप से उड़कर आसपास निगरानी रख पाएगा। हमारे मैप्स और चार्ट्स चेकआउट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।